दोस्तों, एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को अमेरिकन बिजनेस का मैग्नेट कहा जाता था। यानी कि वो मिट्टी को भी छू लेते तो सोना बनाने का काबिलियत रखते थे। अपने पर्सनल लाइफ में वे इतने पॉजिटिव थे कि एक बार उन्होंने कैंसर को भी हरा दिया। दोस्तों, क्या हो सकता है कि स्टीव जॉब्स की पूरी लाइफ की बातें जो उन्होंने सीखी है उससे आप 10 से 15 मिनट में सीख सकते हो? तो वेल हाँ, आप सीख सकते हो। सन 2005 में स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी। उस स्पीच में उन्होंने अपने पूरे जीवन की जर्नी और सक्सेस को केवल 15 मिनट में 3 कहानियों के माध्यम से बताया था। और ये स्पीच करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया है। और आज आपकी बारी है इस स्पीच के माध्यम से अपने जीवन को बदलने का। और यहाँ तक कि संदीप माहेश्वरी जी ने अपने सेमिनार में बोला था, आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। लेकिन एक दिक्कत है कि वो स्पीच इंग्लिश में है जिसे सभी लोग अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मैं उस स्पीच को हिंदी में अनुवाद करके आप लोगों को सुना रहा हूँ, जिसमें सब तो सारे स्टीव जॉब्स के रहेंगे लेकिन आवाज मेरी रहेगी। इसलिए अपने मन से सारे चिंताओं को मुक्त करके और 15 मिनट के लिए इस स्पीच में लीन हो जाओ। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में आज आप सभी के साथ होना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। मैं आप सभी को एक सच बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज मैं पहली बार किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने नज़दीक तक पहुँचा है। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाऊंगा, बस 3 कहानी। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं उसके 18 महीने बाद तक वहाँ किसी न किसी तरीके से आता जाता रहा। तो सवाल आता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। इसकी शुरुआत मैंने जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, लेकिन इसके साथ ही वो यह भी चाहती थी कि मुझे जो भी गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट जरूर होना चाहिए। और इस प्रकार पहले से ही सब कुछ सेट था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किए जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया और लास्ट मिनट में उन्होंने अपना मन बदल लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी। इसलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया जो कि वेटिंग लिस्ट में थे और उन्हें कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, कि आप इसे गोद लेना चाहेंगे। और उन्होंने तुरंत हाँ कर ली। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अंतिम अडॉप्शन पेपर पर साइन करने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे, और इसी वजह से उसकी माता मान गई और फिर मुझे एडॉप्ट कर लिया गया। और फिर कुछ इस तरह मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई और पहली बार मैं 17 वर्ष के बाद कॉलेज गया। लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड के ही एक महंगी कॉलेज को चुन लिया। मेरे वर्किंग माता पिता की सारी पूंजी पढ़ाई में खर्च होने लगी और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई भी महत्व नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीक़ों से कॉलेज मेरी मदद करेगी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। और यहाँ मैं अपने माता पिता की पूरी जीवन भर की पूंजी पढ़ाई में खर्च करता जा रहा हूँ। और इसीलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीजन ले लिया और यही सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। उस समय मुझे यही चीज़ बहुत ही डरावनी लगी, लेकिन जब बीते समय को आज मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मैंने उन सारे क्लासेस को करना छोड़ दिया जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, और मैं केवल उन्हीं क्लासेस को किया जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना कोई आसान भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा भी नहीं था। इसलिए दोस्तों के कमरों में मैं ज़मीन पर सोता था। मैं कोक की बोतलों को चुनकर उससे मिलने वाले पैसे से खाना खाता था। मैं हर संडे को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि हफ्तों में कम से कम एक बार पेट भर खाना खा सकूं। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों कॉलेज ड्रॉप आउट करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहां कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफी किया जाता था। और क्योंकि कॉलेज छोड़ चुका था
इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूँगा और इसे अच्छे तरीके से सीखूँगा। तो मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप स्पेसेस के बारे में सीखा और अलग अलग अक्षरों के बीच स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छे टाइपोग्राफी को क्या अच्छा लगती है मैंने यह भी सीखा। ये सब कुछ इतना खूबसूरत था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था और यही सभी मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस समय मेरा ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बना रहे थे और इसे मैंने मैक में डिजाइन कर दिया और ये बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में ही प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोफेशनली स्पेस फॉन्ट नहीं होते। और क्योंकि विंडो ने इसकी कॉपी की है, वरना दुनिया में किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब नहीं है। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य को देखकर इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था। लेकिन जब 10 साल बाद मैं बीते हुए समय को देखा हूँ तो मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह से आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में तो विश्वास करना ही होगा, अपने मेहनत पर, अपने जीवन पर, अपने व्यक्तित्व पर या अपने कर्मों पर। इसलिए आप करते रहें क्योंकि आपके दिल की आवाज़ सुनने का हिम्मत देगा और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और आप जो भी कर रहे हैं वो आगे चलकर किसी न किसी काम जरूर आएगा। आप बस अपने आप में विश्वास रखकर करते जाइए जो कर रहे हैं। मेरी दूसरी कहानी लव एंड लॉस के बारे में है। मैं बहुत ही भाग्यशाली था कि जिससे मैं प्यार करता था वह मुझे जल्द ही मिल गई। ओज और अपने पिता के गैरेज से एप्पल की शुरुआत की थी जब मैं 20 साल का था। हमने बहुत ही मेहनत की और 10 साल बाद एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 400 लोगों की कंपनी बन गई। हमने 1 साल पहले ही मैकिन्टोश रिलीज किया था। मैं 30 साल का हो गया था और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अपने ही बनाई हुई कंपनी ने मुझे क्यों निकाल दिया। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी हमने एक बुद्धिमान आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर उसके बाद कंपनी के फ्यूचर को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंची और उन्होंने उनका साथ दिया और इस तरह 30 साल की आयु में मुझे अपने ही कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वो अब खत्म हो चुका था और यह पूरी तरह से मुझे बर्बाद करने वाला था और कुछ महीने तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत ही बड़ा पब्लिक फेलियर था और एक बार तो मैं वैली छोड़कर जाने की सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं अभी भी पैसिनेट हूँ। एप्पल में जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी भी कमी नहीं आई, इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्चर शुरू की और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो कि आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्चर ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और आज के समय में यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और एप्पल ने आगे चलकर इसी नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया और फिर मैं एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। तो यहाँ पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो यह सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। अगर यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में एक मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इस तरह से ठोकर मारती है, लेकिन आप विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसीलिए आगे बढ़ पाया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपने काम को खोजना जिसे आप सच में एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपका काम ही आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और वास्तविक रूप से संतुष्टि होने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप वो करो जिसे आप एक बड़ा काम समझते हो, और बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो करो जो आप करना पसंद करते हो। अगर अभी तक आपका वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। जैसा कि किसी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और अच्छी होती जाएगी, इसलिए इसे
खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी है मृत्यु के बारे में। जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक कोट पढ़ा था कि यदि आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इसने मेरे दिमाग पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ दी। और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल करता हूँ कि अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो आज कर पाता जो आज करने वाला हूँ। और अगर इसका आंसर ना है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ न कुछ बदलने की जरूरत है। और इस बात को हमेशा याद रखना, एक न एक दिन सबको मरना है। किसी भी चीज के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले से ही नंगे हैं। करीब 1 साल पहले ही पता चला कि मुझे कैंसर हुआ है। जब डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। और सच में बताऊं तो मुझे ये भी नहीं पता कि पैनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने पूर्ण विश्वास के साथ बताया कि यह एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार संभव नहीं है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कि मैं घर जाऊं और सारी चीजें व्यवस्थित कर लूं। यानी कि डॉक्टर की भाषा में मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। यानी कि वो सारी चीजें जो आप अगले 10 साल करने वाले थे उसे बचे हुए समय में ही कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आ गया है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई। और जब डॉक्टर ने देखा तो समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर हुआ है जो कि केवल सर्जरी से ही ठीक हो सकता है। और फाइनली मेरी सर्जरी भी हुई और अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। मौत के इतने करीब तक मैं पहले कभी नहीं पहुँचा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ समय में मैं पहुँचूं भी ना। ये सब कुछ देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी है लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वो लोग भी जो स्वर्ग जाना चाहता है वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मृत्यु वह स्थान है जहाँ पर हम सभी लोग जाते हैं। आज तक कोई भी इससे नहीं बचा है, क्योंकि इस जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है वह है मृत्यु। यह जिंदगी को बदलती है और सभी को पुराने जिंदगी को समाप्त करके नए रास्ते खोलती है। और इस समय आप सभी लोग नए हैं और कुछ दिनों बाद आप सभी लोग भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ज़्यादा नाटकीय होने के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही सत्य है, आपका समय बिल्कुल सीमित है। इसलिए औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज़ को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज दिल की बात को सुनने की साहस रखें, क्योंकि वे पहले ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। तो पहले अपने दिल की आवाज़ सुने, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, स्टे हंग्री, स्टे फुल। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है और जब आप सभी लोग यहीं से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि आप सब कुछ जानते हो तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। इसलिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आदित्य इंस्पायर से अगर इस स्पीच में कुछ छूट गया हो या गलती हो गया हो तो मैं दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।